हिंदी साहित्य की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। आज की कहानी का शीर्षक है धुंधले उजाले और रचयिता हैं वर्तमान हिंदी साहित्याकाश का चमकता हुआ सितारा अर्थात लेखक वंदना वाजपेयी जी। वंदना जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वे निरंतर साहित्य को समृद्ध करने में क्रियाशील हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। गुड़गांव एमएस इंजीनियरिंग के ऑफिस के आगे 29 वर्षीय सौरभ ने अपनी तेज रफ्तार होंडा सिटी को ब्रेक लगाया और फाइल्स को उठाते हुए धीरे से दरवाज़ा खोला। नीचे उतरते हुए उसने एक नज़र कार के रियर व्यू मिरर पर डाली। गहरे नीले रंग के सूट और क्रीम कलर की शर्ट के ऊपर स्टाइलिश टाई में वो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। पद और क्षमता का नूर उसके चेहरे से वैसे ही झलक रहा था जैसे चांद से चांदनी झलकती है। कार का दरवाज़ा बंद करते हुए उसने ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ देखा। अमेरिकन ऑयल कंपनी एमएस इंजीनियरिंग की बिल्डिंग पूरे इलाके में अपने आर्किटेक्चर के कारण मशहूर थी। आसपास के लोग उसे कप प्लेट वाली बिल्डिंग के नाम से जानते थे। कप प्लेट के आकार को चमचमाते शीशे से ऐसे ढक दिया गया था जैसे ऊंचे पहाड़ों को बादलों ने ढक रखा हो। तो ये है उसकी मंजिल, और लोग कहते हैं इसको पाना उस जैसे आईआईटीएन के लिए मुश्किल भी नहीं। लोग, वो धीरे से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर न जाने कितने भाव तैर गए। आम आदमी के मन में बेहतर और सुरक्षित भविष्य के अलावा एक स्टेटस सिंबल भी है आईआईटी। हर मध्यम वर्गीय परिवार के सपनों के आकाश का सबसे चमकीला टुकड़ा। तभी तो 11वीं से और कई जगह तो 9वीं से ही बच्चे कोचिंग सेंटर के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे गुड़ के पीछे मक्खियाँ। उसकी कोचिंग के बोर्ड पर भी तो टैगलाइन लगी थी, हम पढ़ाते नहीं हैं, आपके बच्चों का भविष्य बनाते हैं। जब उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था तो सिर्फ उसकी कोचिंग ने नहीं और कई कोचिंग ने भी उसे अपना स्टूडेंट बताकर अखबार में उसका फ़ोटो छापा था। आखिर कोचिंग से निकले सफल बच्चे उनका प्रोडक्ट थे और इसका विज्ञापन नए स्टूडेंट मिलने का जरिया। ये अलग बात है कि आईआईटी से पास आउट होने के बावजूद कैंपस प्लेसमेंट में उसे 7 लाख सालाना की सैलरी पर संतोष करना पड़ा था। पापा का तो चेहरा ही उतर गया था। क्या इसलिए आईआईटी की कोचिंग कराई थी? तमाम पैसे फूके थे। पर क्या करता वो साल मंदी का था। कॉलेज की तरफ से नियम आया था, एक स्टूडेंट केवल एक ही जॉब ले सकता है और जॉब लेने के बाद दूसरे इंटरव्यू में नहीं बैठ सकता है। अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब के लिए उसने कितने इंटरव्यू छोड़े थे, लेकिन उस खास इंटरव्यू के दौरान मुश्किल बनकर उभरा था उसका चेहरा, जो उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, जिसके कारण वो इंटरव्यू पर फोकस नहीं कर पाया था। एक के बाद एक गलत उत्तर दिए थे। क्या ज़रूरत थी देवेश को प्लेसमेंट से पहले उसे वो बात बताने की? खैर, वो इंटरव्यू तो गड़बड़ हो गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संयत कर लिया। यही तो सीखा था उसने कि ये ज़िंदगी तो भागने और जीतने के लिए है, रुकने और अफसोस करने के लिए नहीं। जल्दी ही वो एक के बाद एक जॉब बदलता गया। पैकेज बढ़ते गए, 12 से 17 लाख, 17 से 21 और फिलहाल उसका पैकेज 30 लाख पर एनम है। यहाँ तक उसे इस अमेरिकन कंपनी द्वारा दिए जाने वाला पैकेज ही खींच कर लाया है, 65 साल पर एनम। मतलब कुछ ही सालों में खूबसूरत फ्लैट, ऑडी कार, दुनियावी सुखों के और सामान, और पापा का फख्र से उठा सिर। और ये सब तब तक जब तक कोई इससे ऊंची तनख्वाह अपनी ओर नहीं खींचती है। अपने ख्यालों को झटक कर तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ा और लिफ्ट में पहुंचते ही उसने 18वें फ्लोर के बटन पर उंगली रख दी। ऊपर पहुंचकर लंबे से कॉरिडोर से होते हुए उसने बड़े से हॉल में प्रवेश किया। वहाँ 3 लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। उसने एक एक करके सब पर नज़र डालना शुरू किया। तभी उसकी नज़र खिड़की के पास बैठी एक लड़की पर पड़ी जो अपनी फाइल में कुछ देख रही थी। सोनाक्षी, एक पल के लिए शरीर सुन्न सा पड़ गया। ये यहाँ इस इंटरव्यू के लिए कैसे? सवालों जवाबों की एक श्रृंखला उसके मन में शुरू हो गई। किसी को अपनी ओर घूरता पा लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उससे नज़रें मिलते ही उसने मुंह फेर लिया। लड़की की उस एक निगाह में ही अचरज, नफरत, बेचैनी के अनेक भाव एक साथ कौंधे थे। उसका सिर शर्म से झुक गया और वो बरसों पहले 11वीं क्लास में पढ़ने वाले सौरभ में बदल गया।
दिल्ली के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल का सबसे मेधावी विद्यार्थी सौरभ, जिसने स्कूल के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का परीक्षाफल पापा के हाथ में रखा था। अरे ये क्या, सेकंड सेकंड आए हो तुम क्लास में? तुम्हें पता है ना, ये साल तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे कीमती साल हैं। 4.5 लाख, पूरे 4.5 लाख लगाए हैं मैंने कोचिंग में कि बच्चा आईआईटी में निकल जाए, और तुम क्लास में ही सेकंड आ रहे हो। आईआईटी में क्या खाक निकलोगे? उसने उत्तर में सिर झुका लिया था। फर्स्ट कौन आया है? न्यू स्टूडेंट है, सोनाक्षी। सोनाक्षी? मने जनाब, एक नई आई लड़की से हार गए? और खटाक की जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा भेड़ते पापा दूसरे कमरे में चले गए थे। एकाएक उसे उस शांत हॉल में जैसे उसी आवाज़ की गूंज सुनाई पड़ी, जिसका पीछा करते करते वो एक बार फिर अतीत की सुरंग में जाने लगा। अप्रैल 2010, यानी 11वीं की शुरुआती दिन रहे होंगे। वो स्कूल पहुंचा ही था कि किसी ने पीठ पर जोर से थप्पा मारा। यार सौरभ देख, नई पटाखा आई है क्लास में, चल चल के नाम पूछते हैं। दोस्त देवेश ने उसकी पीठ पर जोर से धौल जमाते हुए कहा। बैग रखते हुए उसने उड़ती हुई नज़र देवेश की उंगली की दिशा में डाली और वहीं ठिठक गया। उसे लगा जैसे सामने कोई परी खड़ी है। खासा लंबा कद, सांवला सलोना रंग, स्टाइल से बनाई गई पोनीटेल और बड़ी बड़ी बोलती हुई आंखें। अगले ही पल अपने 17 वर्षीय किशोर आकर्षण को परे ढकेलते हुए उसने देवेश से कहा, हाँ देखने में तो गजब है, पर देखना होगी नील बटा सन्नाटा। ज़्यादा सुंदर लड़कियों के पास दिमाग जो नहीं होता, और कम इंटेलिजेंट लड़कियां मुझे जमती नहीं हैं। पर उसका ये भ्रम भी जल्दी ही दूर हो गया जब मैथ्स की क्लास में इंटीग्रेशन के एक मुश्किल सवाल को उससे पहले सोनाक्षी ने हल कर दिया, और अग्रवाल सर ने उसे शाबाशी देते हुए कहा, वेल डन सोनाक्षी, ऐसे ही पढ़ती रहीं तो तुम्हारे आईआईटी क्रैक करने की पूरी उम्मीद है। फिर अग्रवाल सर ने क्लास की ओर देखते हुए कहा कि स्टूडेंट्स, आइए आपको सोनाक्षी से मिलवा दूं। ये देहरादून से हमारे स्कूल में आई हैं। 11वीं में इस बार एक भी सीट खाली नहीं थी, पर एंट्रेंस में इसने 100% सही उत्तर दिए, इसलिए टीचर्स की विशेष रिकमेंडेशन पर इसे एडमिशन मिला है। हमें उम्मीद है कि सोनाक्षी स्कूल का नाम ऊंचा करेगी। तो पूरा क्लास तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उसने सोनाक्षी की तरफ देखा। अब की बार उसके चेहरे का भाव बदल गया था। सम्मान की एक लहर आई और फिर मन पर डर हावी हो गया। वही डर जो एक राजा को किसी दूसरे राजा से होता है, अपनी गद्दी छिन जाने का। उसकी आशंका निर्मूल नहीं थी। क्लास खत्म होते ही देवेश ने फिर से उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, यार उसने तुझसे पहले कैसे सॉल्व कर लिया? हमारे क्लास का वन एंड ओनली सौरभ, जिसे आज तक कभी कोई पीछे नहीं कर पाया, वो एक नई स्टूडेंट से हार गया। अबे अपने ग्रुप की तो तूने इज्जत ही नीलाम कर दी। एक नई आई स्टूडेंट से हार गया? घर आने तक उसके दिमाग में मथता रहा। बैग पटक कर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने लगा। देश की राजधानी दिल्ली में उसकी चमक दमक से दूर पतली पतली गलियों के बीच 2 कमरों का छोटा सा किराए का फ्लैट, जिसकी कई साल से मकान मालिक ने पुताई भी नहीं कराई थी। प्लास्टर जगह जगह से उधड़ा हुआ था। बरसात में कभी छत टपकती तो कभी लैट्रिन बाथरूम की नालियां बजबजाने लगतीं। पर इस छोटे से घर के सपने बड़े थे, बहुत बड़े। इन तंग गलियों से निकलकर ग्रेटर कैलाश के फ्लैट के, साइकिल से उतरकर ऑडी में बैठ जाने के, दाल भात में मोल भाव करने की जगह शंग्रीला में डिनर करने तक, और वो इन सपनों को पूरा करने का स्रोत था। जो पहली बार स्कूल के बस्ते में किताब नहीं, माँ पापा के सपने भर कर गया था। तभी उसके लिए इतने अभावों के बाद भी कोई कमी नहीं की गई थी। दिल्ली के सबसे बड़े और महंगे स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया, बस लगवाई गई, रोज़ खाने में दूध बादाम मिली, और शायद पहला शब्द माँ बोलने से पहले आईआईटी बुलवाया गया। वो क्या चाहता है ये जाने बिना, और न जाने कब उसने भी उन सपनों को अपना सपना बना लिया। नर्सरी से लेकर आज तक जो पढ़ने के लिए, जो करने के लिए कहा गया, उसने वही किया। जब भी उसका मन मचलता वो अपना मन कड़ा कर लेता, कभी खुद से तो कभी डांट फटकार और मार से। पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे तब होती जब उसकी मनचाही किताब को पापा उसके हाथों से छीन लेते थे। उसे राजा महाराजाओं की कहानियाँ, मंदिरों मस्जिदों महलों का आर्किटेक्चर लुभाता था। ऐतिहासिक किताबें हों, फिल्में या यूट्यूब वीडियो, सब उसका पहला प्यार थे।
गुफाओं, कंदराओं, मूर्तियों, शिल्प और कला विद्यालय से संबंधित किसी भी किताब पर एक नज़र भर पड़ जाए तो उसकी उंगलियां उन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए मचल उठती। एक बार पापा के हाथ पड़ गई थी वो कॉपी। कुछ नहीं रखा है इतिहास में, भविष्य देखो, ढंग की नौकरी भी नहीं दिला पाएगा तुम्हारा ये शौक, कहकर फेंक दी थी। पापा, बस इतने ही शब्द फूटे थे मुंह से उसके, बाकी आंखों के आंसुओं में घुलकर बिखर गए थे। फिर धीरे से कॉपी उठाकर खुद ही पापा को सौंप दी थी। ललचाई नज़रें जबरन फेरी थीं। पहली बार निराशा ने यूं घेरा था कि कुछ दिन खाना पीना भी ठीक से नहीं खाया गया। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कुछ दिन बाद पापा ने उसे पास बिठाकर समझाया था, देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। दुनिया देखी है मैंने, ये सब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे बेहतरीन भविष्य से हटा देंगे। ये सब तो बाद में भी पढ़ लोगे जब हाथ में लाखों की नौकरी होगी, लेकिन ये समय गंवा दिया तो हाथ में सिर्फ राजा महाराजाओं के किस्से रह जाएंगे, आईआईटी की डिग्री नहीं। उस दिन से उसने खुद को इतिहास से ही दूर नहीं किया, बल्कि अपने दिमाग को भी दिल से दूर कर लिया था। आखिर एक और इतिहास उससे अपने बदले जाने की प्रतीक्षा में था। कितनी बार, कितने तरीके से उसने उस इतिहास कथा को सुना था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1967 में कानपुर देहात के गांव चौबेपुर में जन्मे एक मासूम, खिलंदड़े, सुरताल प्रेमी बच्चे के रूप में। उसके पापा यानी सर्वेश्वर शर्मा का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। खेत खलिहान में घूमना, गाय भैंसों को दुलराना, हम उम्र दोस्तों के साथ बम्बा नहाना, खेलना कूदना और शाम ढले गांव की चौपाल में मृदंग बजाना उनकी दिनचर्या थी। गांव में आने वाली नौटंकी उन्हें बहुत पसंद थी। जब नौटंकी आती तो जी भर देखते, कभी कभी मृदंग बजाते हुए डायलॉग भी बोलते। नौटंकी के साथ एक आध बार आसपास के गांव में भी गए थे। जब मृदंग बजाते हुए आलाप छेड़ते तो गांव जैसे प्रकृति भी मौन होकर सुनती। उनके बाबूजी यानी सौरभ के दादाजी कानपुर में एक कॉलेज में स्टेनो की नौकरी करते थे। जिंदगी चौबेपुर और कानपुर की पटरियों पर दौड़ी थी। खेत खलिहानी छोड़कर शहर में नौकरी करने वाले वे अपने परिवार के लायक पूत थे। अपने सभी भाई बहनों के बीच उनका रुतबा था। इच्छा थी कि उनकी ही तरह दोनों बेटे पढ़ लिख कर उनका सहारा बने। बड़े बेटे दीनदयाल तो उनकी मर्जी की दिशा में चल पड़े थे, लेकिन छोटे के कानों पर जू भी नहीं रेंगती थी। योग्यता को देखते हुए दीनदयाल कानपुर हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजे गए, जबकि सर्वेश्वर को गांव में ही पढ़ाया गया। दीनदयाल ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। तभी बीएससी करते हुए उनका आईआईटी में चयन हो गया और पढ़ाई के साथ ही मुंबई में अच्छी नौकरी भी लग गई थी। इधर सर्वेश्वर बीए करके वैसे ही गाने बजाने में मगन रहते। विवाह के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ीं तो वे अपने ही गांव कस्बे में ट्यूशन पढ़ाने लगे। घर का खर्च तो बाबूजी की पेंशन से ही चलता था। पैसों की चिकचिक गृह कलह की वजह बनती, जिसके आगे न सुमिता की सेवा का कोई मोल था, न ही उनकी। माता पिता और समाज की गोद लायक पुत्र के लिए आरक्षित हो चुकी थी। आखिरकार इन ताने उल्हानों से बचने के लिए उन्होंने भी चौबेपुर से बाहर जाकर नौकरी करने का मन बना लिया। जल्दी ही दिल्ली में एक छोटी नौकरी का जुगाड़ भी हो गया और वे एक नई शुरुआत करने सुमिता को साथ लेकर दिल्ली आ गए। 4 पैसों की उम्मीद से सुमिता ने भी सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। रेंग करी सही, गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ी। संयोग से कुछ समय बाद दीनदयाल ने जॉब बदली और दिल्ली आ बसे। वे गांव से अम्मा बाबूजी को भी ले आए। सोचा तो ये था कि दोनों भाइयों के यहाँ अम्मा बाबूजी बारी बारी जाते रहेंगे। दिल्ली से चौबेपुर भी पास पड़ता है, जब इच्छा होगी अपना घर द्वार भी देखाएंगे। पर दिल्ली आने के बाद वे दोनों दीनदयाल के घर से उसके घर रहने आने से कतराने लगे। वहाँ सुख सुविधाएं थीं और यहाँ कभी एक रात रुक जाते तो कभी सुबह आए शाम को ही लौट जाते। अम्मा अक्सर कहती, ये कबूतर के छत्ता में क्या आदमी रह सकत है, इसी के लिए घर आंगन छोड़ आए, फिर 3 मंजिली चढ़त चढ़त सांस फूलन लगत है। माता पिता का बड़े भाई के यहाँ ही रहना उन्हें अपने छोटेपन की याद दिलाता रहता। उनका मन तुलना के गर्म तवे पर सुलगने लगा था। परिस्थितियों ने पैसे और पढ़ाई का जोड़ दिमाग में गणित के फार्मूले की तरह फिट कर दिया। 1995 का जेठ का महीना था, जब निराश कुंठित आंखों में आस जागी। सौरभ के जन्म से घर में खुशियां चहकी थीं। एक अवांछित अतीत और भयाकुल भविष्य के मध्य उसका वर्तमान आकार लेने लगा।
2.5 साल का था वो जब उसे प्ले स्कूल में छोड़ने जाने के पहले दिन पापा ने उसके कान खींचते हुए कहा था, इतनी देर लगती है तुझे दूध पीने में? इतनी देर में तो 2 अंग्रेजी शब्दों के मायने रट लेता। आई, दुखता है, कहते हुए वो माँ से लिपट गया था। पापा ने उसे माँ से लगभग खींचते हुए कहा था, तुम्हारी तरह लाड़ नहीं दिखा सकता मैं, फौलाद बनाना है इसे, फौलाद। तभी तो शहर के सबसे अच्छे स्कूल में नर्सरी में एडमिशन होगा, वहीं जहाँ भैया का बेटा अविनाश पढ़ता है। देखो कैसे हर क्लास में आगे से आगे दौड़ रहा है। 3री क्लास में पढ़ता है, पर क्लास 4 की गणित की किताबें यूँ लगाता है जैसे ब्रेड में मक्खन लगा रहा हो। देखना, वो भी IIT निकाल लेगा। और वो छुटकी सुनिधि, वो भी कम थोड़े ही है। एक दिन मैं बैठा था तो आई और मुझे एक किताब थमा दी। चाचू, मेरा कल इम्तिहान है, आप उत्तर सुन लें। और भाई, क्या पट 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 तोते की तरह सारे उत्तर सुना दिए। ऐसे ही थे भैया, तभी तो। और एक हमारे साहबजादे, दूध भी इतने धीमे पीता है कि पूछो मत। उसने एक ही घूंट में गट गट करते हुए दूध पी लिया और पापा के साथ रटने लगा। A फॉर एप्पल, B फॉर। मेहनत रंग लाई और उसका उस स्कूल में एडमिशन हो गया, जिसमें लाख चाहने के बाद अविनाश भैया का भी नहीं हुआ था। उस दिन पापा बहुत खुश हुए थे। शाम को मिठाई लेकर आए और माँ से कहा था कि इसका प्रसाद लगा देना सुमिता, अपने सौरभ ने कर दिखाया। उस इतवार पापा उसे घुमाने भी ले गए थे, खूब झूले झुलवाए थे, मनपसंद खाना खिलवाया और चॉकलेट भी दी थी, महंगी वाली। अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़ते हुए 5वीं क्लास से ही पापा ने स्कूल के पास वाली कोचिंग ज्वाइन करवा दी थी और वो 2-2 टिफ़िन लेकर सुबह 6 बजे का गया, शाम 7 बजे घर लौटने लगा। घर का समय दोनों के होमवर्क करते हुए बीतता। पापा भी साथ में बैठते। पढ़ते पढ़ते कभी उसकी ही आंखें मुनने लगती तो पापा झकझोर कर उठा देते। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, दिन भर बाद घर आकर तुम्हारे पीछे लगा हुआ हूँ और तुमको नींद आ रही है, उठो और पढ़ो। और वो चुपचाप नींद से मुंदती आंखों को चौड़ा करके पढ़ने बैठ जाता। उस भोली उम्र में वो समझने लगा था कि पैरों में पहिए बंधे हैं, दिखते नहीं हैं, उसे दौड़ना है। थोड़ा भी रुके तो गए काम से, फिर दोबारा नहीं उठ सकते। बड़े होते हुए उसने कभी पापा को वैसा देखा ही नहीं जैसा वो उनके बारे में दादी या और लोगों से सुनता था। उसने हमेशा सुबह के निकले थक हार कर घर लौटते पापा देखे थे, जो हाथ मुंह धोकर उसे पढ़ाने बैठ जाते। कई बार तो चाय तक नहीं पीते थे, पर निरंतर बढ़ते पढ़ाई के खर्चों को पूरा करना उनके बस में नहीं था। शायद इसीलिए उन्होंने ही जंग के इस मैदान में सब कुछ जायज़ है के फार्मूले को सिखाना शुरू कर दिया था। पहला अनुभव 6ठी क्लास में हुआ था, जब पापा को पता चला कि साथ पढ़ने वाले रोहन के पापा ने मैथ्स की ऑनलाइन कोई महंगी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करवाई है। खर्चे के बारे में काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने उससे कहा, ऐसा कर, तू रोहन से दोस्ती कर ले। पर पापा, वो दूसरे ग्रुप का है, हमारे रेड चेरी ग्रुप उनके ब्लूबेरी ग्रुप के बीच तगड़ा कंपटीशन रहता है। ग्रुप छोड़ो, वो तुझे सवालों की फ़ोटोकॉपी भेज देगा, तेरी भी तैयारी हो जाएगी। उन्होंने उसे अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती करने का पहला दुनियावी तरीका सिखा दिया था। जल्दी ही दूसरा सूत्र भी उसके सामने था। ताऊ जी के घर जाकर खाली खिलंदड़ी और कहानी की किताबें पढ़ने में समय बर्बाद ना किया करो। अविनाश भैया से पूछा करो वे कैसे पढ़ते हैं। पर पापा, वो तो मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करते, उसने तर्क दिया। अरे तुम्हें अपने लिए जानकारी मिलेगी, मैं कौन सा तुमसे दोस्ती करने को कह रहा हूँ। पड़ोस के यश के आगे बढ़ते हुए कदम को थामने के लिए उन्होंने ही उसकी पसंद की कई कहानियों की किताबें और DVD लाकर दी थीं। ये यश को दे देना। ये उपाय उसके लिए बहुत कठिन था। पापा से आंखें बचाकर बार बार उसने लालच भरी निगाहों से किताबों और DVD को देखा था। जी चाहा कि वो भी खोल कर पढ़ ले, पर पापा, फिर सोचा रास्ते में पढ़ लेगा। पर सुबह उसे वो किताबें और DVD पैक करी हुई मिली। उसने बस्ते में रखी और यश को दे आया। धीरे धीरे अपने आसपास का हर आगे बढ़ता बच्चा अपना प्रतिद्वंदी नजर आने लगा था। 9वीं तक आते आते वो इस धोबी पछाड़ में पूरी तरह से पारंगत हो गया। वो सीख गया था कि कैसे अपनी रेखा को आगे बढ़ाते हुए दूसरी रेखाओं पर नज़र रखनी है, कैसे आगे बढ़ती हुई अगल बगल की रेखाओं को रोक देना है, बिगाड़ देना है या काट देना है। उम्र की चढ़ती पगडंडियों के साथ साथ ताऊ जी के यहाँ आते जाते वो भी पद प्रतिष्ठा, पैसों का रौब समझने लगा था।
पापा का उदास खिसियाया चेहरा उसके दिल में चुभता तो माँ का हर छोटे बड़े कामकाज में ताई जी के किचन में अकेले जूझना। धीरे धीरे उसके खुद के अनुभव भी जुड़ने लगे थे। उसके बड़े प्रतिष्ठित स्कूलों में अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे। उनके बैग, घड़ियाँ, जूते ही उसकी स्कूल फीस से कहीं महंगे होते थे। कई बार उसका मन भी मचलता, पर अपने घर की स्थिति जानते हुए कभी मांगता नहीं। टीवी पर विज्ञापन में जिन महंगे जूतों को देखकर ललचता था, एक बार वही जूते अपने स्कूल के दीपेश को पहने देखा। बातों ही बातों में उसने दीपेश से बस दाम ही पूछे थे। तू रहने दे, औकात तो है नहीं तेरी, कहकर दीपेश मुस्कुराया था। वो अपमान से तिलमिला गया था। जिस भट्टी में अभी तक पापा जल रहे थे, अब उसमें वो भी झुलसने लगा। 2009 की जुलाई का वो दिन बड़ा भारी दिन था। यूं बाहर बारिश की वजह से मौसम सुहावना था, पर घर के अंदर का मौसम बहुत शुष्क। पापा मम्मी दोनों शांत बैठे थे, जैसे संसार से विरक्ति हो गई हो। वे ताऊ जी के घर से आए थे। अविनाश भैया का IIT में चयन हो गया था। उसके 10वीं पास करते करते सुनिधि दीदी भी नीट निकाल ले गईं। उसी साल पापा के ऑफिस के बॉस का बेटा IAS में चयनित हुआ। 2 घर छोड़ के रहने वाले गुप्ता अंकल का बेटा IIM अहमदाबाद में चयनित हो गया। उसके 10वीं के 98.8% की खुशी इन खबरों के नीचे दब गई। ऐसी खबरें उसके घर में किसी हादसे की तरह आती थीं। इन सफल लोगों के बीच में क्या वो अपना परचम लहरा पाएगा? मोटिवेट होने की जगह हर बार उसको व पापा को लगता कि दौड़ का लाल फीता थोड़ी और दूर हो गया है। तभी कैलेंडर की फड़फड़ाहट सुनाई दी। कॉन्फ्रेंस हॉल का अटेंडेंट कैलेंडर ठीक कर रहा था। उसने आज की तारीख लगा दी, 19 जुलाई 2023। वो कॉन्फ्रेंस रूम में अभी तक खड़ा ही था। उसने महसूस किया कि AC रूम में भी वो पसीने से नहाया हुआ है, जबकि ठीक अभी अभी अतीत की यात्रा में उसने अपने जीवन के उस अंधेरे हिस्से को छुआ ही नहीं था। उसने एक बार फिर सोनाक्षी की तरफ देखा। नजरें टकराते ही सोनाक्षी अपनी सीट से उठी और उसके पास से होते हुए सन्न से बाहर निकल गई। वो देर तक सोनाक्षी को बाहर जाते हुए देखता रहा। क्या वो उसके कारण इंटरव्यू छोड़कर जा रही है? क्या एक बार फिर? मन के पाखी ने एक बार फिर कोचिंग के दिनों में उड़ान भरी और जा पहुंचा 27 जुलाई 2010 में। कोचिंग के सबसे प्रतिभाशाली बच्चों के प्रथम बैच में उसके साथ पढ़ने वाली 2 लड़कियों में से एक सोनाक्षी थी। ये कोचिंग के सबसे होनहार बच्चों का बैच था। माना जाता था कि इस बैच में पढ़ने वाले 25 बच्चों का IIT में सिलेक्शन पक्का है। हाँ, रैंक अलग अलग हो सकती है। यहाँ भी सोनाक्षी उसके आगे रहने लगी थी। उसने महसूस किया कि सोनाक्षी जितनी पढ़ने में अच्छी थी, उतनी ही चंचल और हंसोड़। वो क्लास से लेकर कोचिंग तक किसी फूल की तरह खिली रहती। जितनी वो खिली रहती, उतना ही वो मुरझाया रहता, और उससे भी ज़्यादा मुरझाए रहते पापा। स्कूल में तो किसी सब्जेक्ट में कभी वो आगे कभी सोनाक्षी चलता रहता, पर कोचिंग के फेस टेस्ट में वो शायद ही कभी आगे होता। जिस दिन वो आगे होता, घर में कुछ मीठा बनता, प्रसाद लगता, लेकिन ज़्यादातर सोनाक्षी ही आगे रहती। फेस टेस्ट का सीधा संबंध IIT के चयन से था। डर उसके मन को बार बार खटखटाता, नहीं कर पाएगा वो, और नहीं कर पाया तो। तभी हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। कॉन्फ्रेंस रूम में अभी भी सोनाक्षी की सीट खाली थी। पास सोफे पर बैठे 2 अभ्यर्थी आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। बातचीत समय काटने का सबसे अच्छा जरिया जो है। टाइम तो 1 बजे का ही था। हाँ, शायद थोड़ी देर में शुरू हो। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं NIT श्रीनगर से। वैसे अभी CES की तैयारी कर रहा हूँ। आप? जेनेरिक्स में। गुड। और इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में पता है आपको? उसने यूँ पूछा, मानो बातों ही बातों में प्रतिद्वंदी की ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहता हो। ये जो सामने लड़का खड़ा है ना, ये IIT बॉम्बे से है। और IIT बॉम्बे? सुनते ही उसे वो समय याद आ गया जब उसका चयन IIT में हुआ था। पापा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे उसकी पीठ थपथपा कर लगातार रोए जा रहे थे। उनका बरसों का सपना पूरा हुआ था। आंखें तो उसकी भी छलछला रही थीं, पर वो व्यस्त था फ़ोन कॉल्स अटेंड करने में। हर फ़ोन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ था। उसने न सिर्फ अपनी कोचिंग में बल्कि दिल्ली जोन में भी टॉप किया था।
सपनीली दुनिया में प्रवेश करते हुए उसे सोनाक्षी के बारे में उड़ती उड़ती बस इतनी खबर मिली थी कि 12वीं के बोर्ड में उसके मात्र 86% आए थे और आईआईटी शायद उसने एंट्रेंस दिया ही नहीं था, या उसने पलट कर पूछा भी तो नहीं था। वो जीत गया था उस लड़की से जिससे हारने में उसे सबसे ज़्यादा दुख होता था। उसका जीवन ही नहीं, पापा के फख्र से उठे सिर से लेकर ताऊ ताई के व्यवहार तक सब बदला था। वो सपनों के आसमान पर था। आईआईटी के 4 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। वो फाइनल ईयर के कैंपस इंटरव्यू का समय था। उस दिन उसका अपने ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू होना था। तगड़ी सैलरी और दिल्ली शहर, और क्या चाहिए था उसे। उसकी तैयारी बढ़िया थी। उसे पूरा यकीन था ये जॉब उसे ही मिलेगा। इंटरव्यू से कुछ ही समय पहले देवेश मिठाई लेकर आया था। दरअसल उसकी मुंबई में जॉब लग गई थी और वो ये खुशी उसके साथ बांटना चाहता था। इतने दिनों बाद पुराना दोस्त आया था, समय ना देने का सवाल ही नहीं था। अलबत्ता इंटरव्यू की बात बताकर 1 घंटे के लिए कैंटीन में ले गया। कॉफ़ी ऑर्डर करने और शुरुआती धौल धप्पे के बाद बातें शुरू हुई। पता नहीं कब स्कूल टीचर्स से होती हुई बातें सोनाक्षी तक आ गईं। क्या तुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता? देवेश ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, उसने नाम में सिर हिलाया। अच्छा। 12वीं के एग्ज़ाम के बाद सोनाक्षी डिप्रेशन में चली गई थी। यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बहुत टूट गई थी। पूरा घर परेशान रहा था। बात भी पता नहीं क्या थी। 1.5-2 साल डिप्रेशन में रही। इलाज विलाज चलता रहा। फिर 12वीं के परसेंटेज के हिसाब से मामूली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। अभी वहीं सेकेंड ईयर में है, देवेश ने कहा। क्या? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ। सोनाक्षी ने आत्महत्या? मतलब खुद को ख़त्म करने की कोशिश की? उसे सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, क्लास की सबसे होनहार लड़की का ऐसा हाल। बहुत दुख हुआ हम सबको। तूने कभी हालचाल नहीं लिया उसका? हम तो समझते थे तेरी अच्छी बनती है उससे। देवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसने देवेश का हाथ झटक दिया, जैसे ये हाथ ना हो, सांप हो जो उसे डस रहा हो। अचानक से वो उठ खड़ा हुआ और ताज़ी हवा के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। देवेश कुछ देर हतप्रभ सा बैठा रहा। उसे लगा कि उसने गलत समय पर बात छेड़ दी है। फिर, यार ठीक है, अब वो जैसी है ठीक, तू अपने को पहले संभाल, कहकर वो चला गया। उस दिन सौरभ इंटरव्यू पर फोकस नहीं कर पाया। आते हुए सवालों में भी कभी मन साथ नहीं दे रहा था, कभी दिमाग और कभी ज़ुबान। जाहिर है उसका चयन नहीं हुआ। वो रात उसके लिए भारी थी। बिस्तर पर करवट बदलते हुए उसे वो रात याद आ रही थी जहाँ से पन्ना शुरू हुआ था। उस दिन 12वीं के उसके दूसरे फेज़ के टेस्ट के नंबरों को देखकर पापा तो जैसे आखिरी उम्मीद भी हार गए थे। अचानक आपा खो बैठे। क्या क्या नहीं कहा उससे। वो अपराधी की तरह सब कुछ सुनता रहा, पर इतने में भी वो कहाँ शांत हुए। रात को हल्की झपकी लगी ही थी कि पापा की भर्राई आवाज़ से खुल गई। पापा माँ से कह रहे थे कि सारी ज़िंदगी होम कर दी इसके लिए, सोचा था कि इसे लायक बनाऊंगा तो सिर उठाकर चलूँगा दुनिया में। सब कहते हैं कि आपकी तपस्या रंग लाएगी, सौरभ की अच्छी रैंक आएगी, और इन्हें देखो। कह देता हूँ कि अगर ये आईआईटी में नहीं आया तो मैं जहर वहर खाकर ख़त्म कर लूँगा खुद को, और बेइज्जती सहन करने की ताकत मुझ में अब नहीं है। माँ समझाती रही थीं देर तक। वो बुरी तरह घबरा गया था। एक बार फिर उसे तेज़ घुटन हो रही थी। उसे लगा कि किसी भी तरह से आईआईटी क्रैक करना ही होगा, नहीं तो। किशोर दिमाग, निकट खतरे के रूप में उसे सोनाक्षी ही दिखी। अगर वो उसके स्कूल और कोचिंग में ना होती तो वो टॉप करता। उसी के डर से उसे पढ़ा हुआ एग्ज़ाम के समय याद ही नहीं आता। एक खौफ तारी रहता है दिल और दिमाग पर। ऐसे में अगर सिलेक्शन हो भी गया तो रैंक तो कम ही आएगी उससे। फिर पापा? नहीं, वो ऐसा होने ही नहीं देगा। वो अपने पापा को नहीं हारने देगा, खुद को नहीं हारने देगा। सारी रात करवटें बदलते हुए काटी। दूसरी रेखाओं को काटने की जो कमान अभी तक पापा के हाथ में थी, वो उसने अपने अनगढ़ हाथों में ले ली। फ्रेंडशिप डे था। उसने सारी रात जागकर सोनाक्षी के लिए एक बहुत सुंदर फ्रेंडशिप बैंड बनाया था, पर स्कूल में सबके सामने दिया नहीं। बैंड देने के लिए उसने सोनाक्षी को स्कूल के चाइल्ड सेक्शन वाले लॉन में आने को कहा। सोनाक्षी ठीक लंच के समय वहाँ पहुँच गई। आते ही पूछा, क्या बात है सौरभ, यहाँ क्यों बुलाया? वो फ्रेंडशिप बैंड देना था।
उसने धीमे से कहा। वो तो वहाँ भी दे सकते थे, यहाँ क्यों? सोनाक्षी के सवाल में आश्चर्य था। वो फ्रेंड्स, अरे तो दोस्त तो हम हैं ही, ऐसे में सबके बीच फ्रेंडशिप बैंड देने में हर्ज ही क्या था? वो मौन रहा। ओ, वो जो सब तुम्हें चिढ़ाते हैं, न्यू कमर से हार गया कहकर, इसलिए? जवाब में उसने बस एक नज़र उठाकर सोनाक्षी को देखा। अरे तो क्या हुआ, दोस्त हैं सब, यूं ही बोलते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते, उसने लगभग समझाते हुए कहा। वो सच कहते हैं, सौरभ ने धीरे से कहा। क्या? कि तुम एक न्यू कमर से हार गए? अरे यार। हाँ, पर उस तरह से नहीं जैसे वो सब कहते हैं। सौरभ ने ऐसे कहा जैसे उसके शब्द उससे ही कहीं गहरे टकरा टकरा कर निकल रहे हों। मतलब? थोड़ी देर दोनों के बीच शांति पसरी रही। यू आर सो टैलेंटेड, आई रेस्पेक्ट यू सोनाक्षी, एंड आई लाइक यू। अब सोनाक्षी मौन थी। सॉरी, अगर तुम्हें अच्छा ना लगा हो, आगे से कुछ नहीं कहूँगा। सोनाक्षी ने एक बार नज़र उठाकर देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसे सोनाक्षी से ऐसे ही उत्तर की आशा थी। उस दिन के बाद लगभग 10-15 दिनों तक उसकी और सोनाक्षी की बात नहीं हुई। क्लास और कोचिंग पहले की तरह ही चलते रहे, पर इस दौरान एक फ़र्क ज़रूर दिखने लगा था। सोनाक्षी ने उसे कनखियों से देखना शुरू कर दिया था, उस तरह से जैसे पहले कभी नहीं देखा था। ये एहसास ही उसे 7वें आसमान पर बैठाने के लिए काफ़ी था कि सौरभ जैसा इंटेलिजेंट हैंडसम लड़का जो किसी पर घास नहीं डालता, उसके लिए वो खास है। अलबत्ता वो ये समझते हुए भी कि सोनाक्षी उसे देख रही है, पूरी कोशिश करता उसकी तरफ ना देखे। एक दिन सोनाक्षी ही उसके पास आई थी। सौरभ, थर्मो का ये न्यूमेरिकल तुम्हें आता है? मुझसे तो हो नहीं रहा। सौरभ ने उसकी तरफ देखे बिना सवाल हल करके उसे दे दिया। 2-4 दिन तक ऐसे ही किसी न किसी सवाल के बहाने सोनाक्षी बातों की टूटी हुई कड़ी को जोड़ने का प्रयास करती रही। आखिर एक दिन सही समय आ गया। कोचिंग रोज की तरह 8:30 बजे छूटी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में सारी कोचिंग खाली हो गई। सोनाक्षी की मम्मी, जो रोज़ उसे लेने आती थीं, तब तक नहीं आई थीं। व्हाट्सएप पर आने का मैसेज था, शायद जाम में फंस गई होंगी। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो बेचैन हो रही थी। कोचिंग के बाहर शेड में खड़ी होकर वो बार बार घड़ी देखती, कभी मोबाइल तो कभी रास्ता। उसे यूं अकेले इंतज़ार करते देखकर वो भी रुक गया। सोनाक्षी समझ रही थी कि वो उसी के लिए खड़ा है, पर कह कुछ नहीं रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। अब ऐसे कब तक खड़े रहेंगे, चलो अंदर चलकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते हैं, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। सोनाक्षी उसके पीछे पीछे अंदर चली आई। दोनों ने मॉडर्न फिजिक्स लगाना शुरू किया। कुछ सवाल हल करने के बाद वो थोड़ी देर तक बाहर बारिश देखता रहा, फिर बादलों को देखते हुए कहा, मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूँगी। वाह, अमृता प्रीतम मेरी फेवरेट राइटर, सोनाक्षी चहकी। तुम्हारी भी? उसने उसकी ओर देखकर आश्चर्य से कहा, जबकि उसे पता था कि सोनाक्षी अमृता प्रीतम और शेर व शायरी की दीवानी है। अरे मैं तो फिदा हूँ उनके लेखन पर। जानते हो सौरभ, मेरे घर में उनकी बहुत सारी किताबें हैं। अभी उनके ऊपर 31 अगस्त को, उनके जन्मदिन पर, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे एरिया के कम्युनिटी हॉल में होने वाला है। 7 दिन चलेगा। मेरा मन था भाग लेने का, पर कोचिंग, स्कूल, होमवर्क, न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊंगी। उसने ऐसे कहा जैसे कोई बत्ती जलकर बुझ गई हो। तुम्हें करना चाहिए सोनाक्षी, पढ़ाई के छोटे छोटे ब्रेक तरोताज़ा करते हैं। तुम्हारे जो न्यूमेरिकल छूटेंगे उसमें मदद मैं कर दूंगा। तभी सोनाक्षी की मम्मी आ गई। वो थैंक यू कहते हुए चली गई। उसकी आंखों में चमक थी। अगले दिन उसने लाइब्रेरी से जाकर अमृता प्रीतम की बहुत सारी किताबें इशू करवा कर उसे दीं। सोनाक्षी के कार्यक्रम में वो भी अपने और दोस्तों के साथ गया था। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उसे बधाई देते हुए उसने उसके साथ एक फ़िल्म देखने का प्रस्ताव रखा, जिसे सोनाक्षी ने मान लिया। उन्होंने हालिया रिलीज़ लव स्टोरी देखने का मन बनाया। उसने देवेश, अंकित, माधुरी और प्रिया को भी कह दिया। इसका पता सोनाक्षी को तब चला जब वो फिल्म देखने आई। रेड कलर की ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। शायद वो उस दिन सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी, लेकिन सब दोस्तों को देखकर उसका मुंह उतर गया। उसने उससे पूछा, ये क्या सारे दोस्त? मज़ा तो दोस्तों के साथ मिलकर देखने में ही है, उसने सफाई दी। धीरे धीरे
पढ़ाई में आगे आगे रहने वाली सोनाक्षी की बातें बदलने लगी थीं। उम्र के इस नाजुक दौर ने उसकी आंखों के आगे सपनीले पर्दे बांध दिए थे, जिसकी खुमारी के आगे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं तुम्हारे कोचिंग के नोट्स ले जाऊं? मेरे कुछ इनकम्प्लीट हैं, एक दिन कोचिंग के बाद उसने सोनाक्षी से पूछा। ये भी कोई पूछने की बात है? सोनाक्षी ने उसके कंधे पर सिर रखकर कहा। फिर भी वो मुस्कुराया। फिर भी क्या, मेरी हर चीज़ तुम्हारी है और तुम्हारी मेरी। आखिर हम दोस्त हैं ना। दो हम के इस अंतराल में उसने आंखों से बहुत कुछ कह दिया। उसने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर कहा, बिल्कुल, जैसे उसने वो अनकहा सुन लिया हो। उसके बाद कितने नोट्स, कितनी किताबें और सॉल्व पेपर सोनाक्षी ने उसे दिए थे। सोनाक्षी की मासूमियत और विश्वास को ठगते हुए कभी कभी उसे अपराध बोध भी होता, फिर ये सोचते हुए कि दिमाग थोड़े ही छीने ले रहा है उसका, बस उससे आगे रहना चाहता है, वो टॉप करे और सोनाक्षी उससे थोड़ा पीछे रहे, बस सोचकर अपने ख्यालों को परे झटक देता। लेकिन सोनाक्षी के बदलते व्यवहार से उसे घुटन होने लगी थी। वो इससे निजात पाने की सोचने लगा। जल्दी ही इस भ्रम को दूर करने का समय आ गया, बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले। जनवरी का महीना अंत की तरफ सरक रहा था। प्रैक्टिकल परीक्षाएं होने वाली थीं। एक दिन सोनाक्षी ने उससे प्रैक्टिकल फाइल मांगी। उसने इनकार कर दिया। सोनाक्षी ने हैरत से कहा, अरे, फाइल देने के लिए क्यों मना कर रहे हो? नहीं 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 तो बस, उसने दो टूक उत्तर दिया। अरे, हम तो दोस्त से बढ़कर हैं, है ना? और तुम फाइल के लिए इनकार कर रहे हो? सोनाक्षी ने आश्चर्य से कहा। यह क्या कह रही हो सोनाक्षी? उसने बेरुखी से कहा। बनो मत सौरभ, हम एक दूसरे के इरादे जानते नहीं हैं क्या? सोनाक्षी ने जैसे याद दिलाया। कैसे इरादे? उसने हतप्रभ होकर पूछा। तुमने तो कहा था फ्रेंडशिप डे पर। सोनाक्षी की आंखें डबडबाने लगीं। मैंने क्या कहा था? तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ, लाइक समझी, पसंद, लव नहीं। उस दिन जब तुम चली गई तो मैंने उसे बॉर्डर लाइन मान लिया, उसके आगे कभी बढ़ा नहीं। बढ़ा क्या? सोनाक्षी की आंखें बह चलीं। 17 जनवरी 2016 है। समय सीढ़ी पर कुलाचे मारते हुए वो सीधा वहाँ पहुँचा जो उसके ड्रीम जॉब के लिए इंटरव्यू का दिन था। उसी दिन देवेश से जब उसे पता चला कि सोनाक्षी पर क्या बीती है तो उसे सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। सोनाक्षी, एक हंसती खिलखिलाती लड़की, एक जीनियस स्टूडेंट, इतने अवसाद से गुजरी है, आत्महत्या के कगार पर पहुँच गई। किस वजह से? उसकी वजह से। अतीत के पन्ने काले सफ़ेद उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। बचपन की छोटी मोटी चालाकियों में उसका फ़ायदा ज़रूर था, पर किसी का नुकसान नहीं था। नहीं जानता था कि सोनाक्षी इतनी भावुक है, या वही पत्थर हो गया था। वो तो सोनाक्षी को अपने से पीछे देखने के लिए बस उसका थोड़ा सा समय बर्बाद करना चाहता था, थोड़ा करीबी दिखाकर नोट्स और किताबें हासिल करना चाहता था। पर शायद जीतने के जुनून में उसने पार होती मन की सीमाओं पर ध्यान ही नहीं दिया था। पश्चाताप की ज्वाला में मन जल उठा, खुद को संयत नहीं कर पाया, इंटरव्यू बिगड़ गया। उसके बाद कोई खास कंपनी नहीं आई। जो भी मिल जाए सोचकर उसने 7 लाख सालाना की कंपनी ज्वाइन कर ली। घर में तो जैसे वज्रपात हुआ, मातम का सा माहौल था। पड़ोस की आंटी तक सुना गई, भाई हमारा बिट्टू तो जब से 11वीं में आया है तब से पढ़ाई के लिए बहुत परेशान रहता है। हमने तो कह दिया कि तुम बस मन लगाकर पढ़ो, कोई भी कॉलेज मिल जाए। अब सौरभ को ही देख लो, आईआईटी से पढ़ा है पर सैलरी। आरोप, पश्चाताप, सपनों के 3 महासागर जैसे उसे लील रहे थे। उसे लग रहा था पानी गले तक आ गया है, वो डूब रहा है, उसकी सांसें घुट रही हैं। मन पतवार छोड़ने की कगार पर था। पापा ने उसके टूटते मन को सहारा दिया और आगे देखने को कहा, पर सफलता का लाल फीता अभी भी दूर था। उसने एक बार फिर खुद को पत्थर कर बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने की यात्रा शुरू की, भले ही अंदर की दुनिया बुरी तरह हिल चुकी थी। इधर कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर सोनाक्षी तेजी से चलती हुई 7वें फ्लोर पर बने कॉफ़ी हाउस में बैठ गई। उसकी सांसों की गति तेज थी। मन हटाने के लिए वो जल्दी जल्दी मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने लगी। फिर उसने धीरे से मोबाइल उल्टा करके मेज पर रख दिया और गहरी सांस ली। बिजली की गति से अतीत उसके सामने घूम गया। 12th क्लास के फाइनल प्रैक्टिकल के ठीक पहले हुए इस भावनात्मक जलजले से वो हिलसी गई थी। खुद को जितना संभालने की कोशिश करती उतना ही बिखर जाती।
उसका मन सौरभ की ये बातें मानने को तैयार नहीं था कि उसने वो सब कैसे सुन लिया जो उसने कहा ही नहीं। सौरभ से बात करने की हर कोशिश नाकाम गई थी। बहुत सारा समय सौरभ की प्रतीक्षा करते हुए बर्बाद करने के बाद उसने जैसे तैसे बोर्ड के पेपर दिए। वैसे तो नहीं हुए जैसे होने चाहिए थे, पर निपट ही गए थे। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किताबें खोली तो सिलेबस का पूरा सैलाब था। पिछले महीनों उसने उस जुनून से पढ़ाई करी ही कहाँ थी जो इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी थी। सब कुछ आधा अधूरा सा था। ओह, ये क्या कर डाला मैंने। अब इतने कम समय में इतना सिलेबस कैसे होगा। आकर्षण की मध्यम सी आँच और ब्रेकअप से कहीं ज़्यादा दर्द अकल पर पड़े पर्दे का था जिसने उसका समय बर्बाद किया था। आंसू पोंछकर उसने जल्दी जल्दी सिलेबस समेटना शुरू किया, पर वही हुआ जो होना था। आईआईटी एंट्रेंस का पेपर भी बिगड़ गया, क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। अखबारों में छपी सौरभ की तस्वीरें उसे मुंह चिढ़ा रही थीं। तेरी ही गलती है, सब तेरी ही गलती है। उसने जो किया सो किया। तू क्यों अंधी हो गई थी? क्यों उसके महीन जाल में फंस गई? इन्फैचुएशन की जकड़न में अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के सपनों को एक झटके में बहा दिया। बेवकूफ़ कहीं की। कितने दिनों तक खुद को कोसा था उसने। कुछ दिन कोशिश की थी उसने निराशा से निकलने की। फिर एक दिन दादी की नींद की गोलियों का पत्ता हलक के नीचे से उतार लिया। ये तो माँ उस पर नज़र रखे हुए थी। थोड़ी देर बाद समझ गई। दवा तो शरीर से बाहर निकाल दी गई, पर मन से निराशा न निकल पाई। एक और मौका तो बाकी है, सोचकर जो ड्रॉप लिया था वो भी नींद और तनाव की गोलियों ने छीन लिया। साल भर बाद भी वो वहीं खड़ी थी। इस बीच कितनी बार आईआईटी दिल्ली के सामने से निकलते हुए उसने हसरत भरी निगाहों से अपनी खोई मंजिल को देखा था। 12वीं के दौरान कल्चरल फेस्ट में वहां जाने पर देखे गए सपने बार बार चुभे थे। एक साल और ड्रॉप लेने का फैसला किया था, लेकिन उसके पापा समझ गए थे कि 1 या 4 साल में भी वो खोए हुए समय के दुख से नहीं निकल पाएगी। समय की इस कुचाल को तोड़ना जरूरी है। उन्होंने जिद करके एक 20 सेशन मोटी रकम फीस देकर एक मामूली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। उसकी यात्रा बेमन से शुरू हुई। रोज़ आने जाने से धीरे धीरे कॉलेज के रूटीन में मन लगने लगा। एक बड़ा दरवाज़ा बंद हुआ था, पर खिड़की अभी भी खुली थी। 2 साल में उसने अपने ऊपर काबू पा लिया और कॉलेज की पढ़ाई के साथ एमबीए के एंट्रेंस की तैयारी में जुट गई। मेधा और प्रतिभा ने अपना असर दिखाया। आईआईएम अहमदाबाद में चयन ने उसके घाव पर मलहम रखा। डिग्री तक उसने इधर उधर देखने की भूल नहीं की, पर अचानक से आज सौरभ को अपने सामने पाकर वो हड़बड़ा गई। नो, नॉट अगेन। अब तुम 17 साल की बच्ची नहीं हो, ना ही इतनी कमज़ोर कि सतही इमोशंस में बह जाओगी। जस्ट कीप मूविंग, उसने मन ही मन खुद से कहा और मोबाइल उठाकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चल दी। सर, सर, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? अटेंडेंट ने उसे विचारों में गुम देखकर उसके हाथ हल्के से हिलाते हुए पूछा। अभी इंटरव्यू में देर है क्या? उसने चाय का खाली कप उठाते हुए पूछा। हाँ, कुछ सिस्टम इशू था, आते ही होंगे, अटेंडेंट ने कप में चाय डालते हुए कहा। उसने चाय की चुस्की के साथ अपनी फाइल पलटी। पहला पन्ना पहली नौकरी का था। इसी नौकरी के साथ जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हुआ था। ये नया अध्याय बिल्कुल अलग तरीके से खुला था। 7 लाख सैलरी की पहली नाकामयाबी का दाग मिटाने के लिए वो एक मशीन बन गया था। ऑफिस, तैयारी और एक के बाद एक इंटरव्यू। पैकेज बढ़ते गए। जिस सफलता के पीछे भागा था, पाकर उसका आनंद लेने का भी समय नहीं निकाल पा रहा था, पर उसके पास ये सोचने का भी समय नहीं था। वो बस एक बेहोश दौड़ का हिस्सा था। काम में थोड़ा व्यवस्थित हुआ तो विश्व भर में कोविड ने दस्तक दे दी। वर्क फ्रॉम होम ने घर में 24 घंटे का दफ्तर बना दिया। बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों को इससे शायद कुछ फ़ायदा ही रहा होगा, तभी तो ऑफिस खुलने के बाद भी महीने में 1 दिन ऑफिस जाना होता था। अब तो अच्छे कपड़े, जूते, महंगे परफ्यूम भी अलमारियों में टंगे ही रह जाते थे। उनके दिन तब बदलते थे जब कोई इंटरव्यू देने जाना हो। ज़िंदगी लोअर टी शर्ट में बीत रही थी। एक इंटरव्यू के लिए उसके कपड़े सहेजते हुए माँ ने कहा था कि सौरभ, तेरे जूते तो ख़राब हो गए रखे रखे, नए ले ले। ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, उसने लैपटॉप में मुंह घुसाए घुसाए कहा। कल तो इंटरव्यू है, जाकर ले आओ। पहन के जान भी जाओगे कि काटता तो नहीं है, वरना लौटाने का भी समय नहीं है। ओहो माँ, बिल्कुल टाइम नहीं है, अच्छा देखता हूँ। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी।
सही कह रहे हो बेटा, पर क्या करूं? इधर अविनाश और राम्या का तलाक का मुकदमा चल रहा है। नन्हे बिट्टू को लेकर दीदी बहुत परेशान है। ऐसे में अपने ही सहारा देते हैं। फ़ोन पर घंटों बात हो जाती है। अपने घर का काम धंधा, दिमाग से सब उतर जाता है। ठीक है, मैं देख लूँगा। शाम को जूतों की दुकान पर गया। ढेरों जूते पहनकर देखे। उस ब्रांड के जूते भी थे जो दीपेश ने स्कूल में पहने थे, जिसे उसने उसकी औकात दिखाई थी। आज उसकी जेब में पैसे भी थे, सामने जूते भी थे, पर उसने पहनकर देखा, काट रहा था। फिर उसने उन्हें चुना जो भले ही सस्ते थे पर उसके पैर में ज़्यादा आरामदायक थे। इंटरव्यू अच्छा गया। फिर एक नई कंपनी, नया पैकेज और वही कमरा। लगभग एक सी चलती ज़िंदगी को रोहन के फ़ोन की घंटी ने झंझना दिया। उसी ने बताया था म्यूज़ियम डिपार्टमेंट में किसी अच्छे पद पर जॉब कर रहा है। देश विदेश की मूर्तियों, उनकी नक्काशी, कला शैली से संबंध के बारे में कितना कुछ बताया था कि पत्थर पत्थर बोल उठे। अच्छा, तो ये बता, उसकी जिज्ञासा का अंत ही नहीं हो रहा था। यार, तुझे इतना इंटरेस्ट है इसमें, मुझे पता ही नहीं था। आऊँगा मैं तेरे पास, फिर गप्पे मारेंगे। हो सका तो कहीं चलेंगे भी। ज़रूर, कभी वीकेंड पर। बस 2 दिन भाई, इतना नाप जोक कर काम नहीं होता। पत्थर बहुत धीरे से अपने मन को खोलते हैं, कहकर रोहन ने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वो उदास हो गया। पत्थर बहुत धीरे से अपने मन को खोलते हैं। जितनी बार उसे रोहन का ये वाक्य याद आता, उतनी बार उसे अपने सीने में कुछ पत्थर सा चुभता। यही तो था उसका ड्रीम जॉब। मूर्तियों, कला शैली, संग्रहालयों के बीच में रहना, हर पत्थर से बात करना, दुख दर्द सुनना, उसकी धड़कन को महसूस करना। कहाँ आ गया वो बेजान कंप्यूटर की डाटा एनालिसिस में, जहाँ आने के लिए इसी रोहन से टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए उसने झूठी दोस्ती की थी। कहाँ पता था कि दुख कभी कभी सुख के रैपर में भी आता है। रोहन ने बताया था कि यश बहुत शानदार स्टोरी टेलर बन गया है। विदेशों में भी कार्यक्रम होते हैं। अभी भारतीय राजाओं पर कहानियों का शो कर रहा है। कमाल है, तुझे नहीं पता, जबकि हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट है तुझे। ओह यश, क्या कहता, उसी ने तो उसका कहानियों का शौक़ जानकर उसे कहानियों की किताबें और डीवीडी दी थी। उसने फेसबुक खोल ली। कितने पुराने दोस्त दिखाई दिए। पहले तो अच्छा लगा, फिर उदासी ने घेर लिया। लगा जैसे सबने अपनी एक दुनिया बना रखी थी। इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया से बिल्कुल अलग। सब अपनी खींची परिधि के केंद्र में थे। वो नाहक सबकी त्रिज्याएं, व्यास बदलने की कोशिश करता रहा। हर सफलता दूसरे से अलग थी। उसे एक बार फिर देवेश की याद आई थी। देवेश ही ऐसा था जिससे उसकी कुछ सालों तक मुलाकात होती रही थी। जब दिल्ली आता तो एक आध बार उसके घर गया भी था। शुरू में उसे लगता था कि एक छोटी नौकरी में वो कैसे खुश रह सकता है, पर उसकी पत्नी और नन्ही बेटी पारुल से मिलकर सारे भ्रम दूर हो गए। वाकई एक दूसरे को समझने वाला, प्यार करने वाला परिवार अब दुर्लभ प्रजाति था। देवेश ने बताया था, वर्धा कॉलेज में मिली थी। दोस्ती, प्यार और शादी। जानते हो सौरभ, मुझे कभी बहुत पैसा कमाने का लालच नहीं था। बस इतना चाहता था कि एक प्यार करने वाला परिवार हो। माँ पापा के झगड़े देखता हुआ बड़ा हुआ था। घर में पैसों की कमी नहीं थी, पर शांति जरा भी नहीं। और मुझे शांति चाहिए थी। शांति जो उसके घर से रूठती जा रही थी। जिन सुविधाओं के पीछे भागे थे, उनका भी अपना एक खालीपन था जो दूर से दिखाई ही नहीं दिया था। माँ पापा भी अब कितना झगड़ने लगे थे, जबकि सभी कामों के नौकर लगे थे। खाना बनाने वाली मन का खाना बना देती थी, पर पापा हमेशा स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं आता कि रट लगाए रहते, और जब देखो तब शुरू हो जाते। ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण डॉक्टर ने ज़्यादा घी, तेल, मसाले मना किया था, फिर भी समझते नहीं। माँ भी चुप नहीं रहती। एक दूसरे पर तोहमत लगाते माँ पापा पहले तो ऐसे नहीं थे। उनके जीवन में उसको आसमान छुआने की कोशिशों के अलावा कुछ था नहीं। अब उद्देश्य छूट गया था। खालीपन ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था। ये ज़िंदगी के सिक्के का दूसरा पहलू था। उसके साथ भी तो जब बात होती है तो बहस में बदल जाती। पापा को शिकायत थी कि उन्होंने उसके लिए ज़िंदगी होम कर दी, कई बीमारियां पाल ली। अब वो अपने मन की चलाने लगा है। माँ से तो फिर भी बातें कर लेता है, पर उनके पास बैठने के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालता है। वो कोशिश करता था, पर पापा की हर बात पर पहले की तरह मोहर नहीं लगा पाता था। बहस से बचने के लिए वो बातों से बचने लगा था। एक घर में 3 लोग अकेले रहने लगे थे। तभी खट की आवाज़ से वो चौंका।
सोनाक्षी कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई थी। वो उसे बिना देखे ही अपनी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दमक रहा था। एक पल पहले जो मन डर रहा था कि कहीं सोनाक्षी उसे देखकर इंटरव्यू छोड़कर चली तो नहीं गई, अब उसे प्रतिद्वंदी के रूप में सामने पा मन इंटरव्यू के लिए संयत किया। एक एक करके अभ्यर्थी बुलाए जाने लगे। उसका इंटरव्यू बहुत देर चला। उसने पूरी सतर्कता के साथ एक एक सवाल का जवाब दिया। सोनाक्षी और उसको बाहर इंतज़ार करने और बाकी को सी यू नेक्स्ट टाइम कहकर जाने को कह दिया गया। अब मुकाबला उन दोनों के बीच ही था। दोनों दो कोनों में बैठे थे। धड़कनें बढ़ रही थीं। थोड़ी देर बाद सोनाक्षी को फिर से अंदर बुलाया गया। उसके अंदर जाते ही एक इंटरव्यूअर बाहर आया और उसने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, सी यू नेक्स्ट टाइम। वो समझ गया कि सोनाक्षी का सिलेक्शन हुआ है। उठते हुए उसने खुले दरवाजे पर नज़र डाली। सोनाक्षी खुशी खुशी कुछ कागज़ों पर दस्तखत कर रही थी। जिस सोनाक्षी को हराने के लिए उसने गलत रास्ते का चयन किया था, आज 11 साल बाद न सिर्फ उसकी प्रतिद्वंदी बनकर खड़ी हुई, बल्कि उससे दोगुनी तनख्वाह पर नियुक्त भी हुई। उस पर भी खास बात ये थी कि वो मुख्य सड़क से नहीं, दूसरी पगडंडियों से चलकर यहाँ तक पहुँची थी। वन एंड ओनली सौरभ एक न्यू कमर से हार गया। एक बार फिर 11वीं का ये वाक्य मन के आकाश में गूंजा और भावों के न जाने कितने बादलों से घुमड़ता हुआ होठों पर फीकी मुस्कान बन के तैर गया। उसके मन में एक अजीब सा दुख था और एक अजीब सी राहत। न खुशी न दुख के भाव लहरों के बीच मन बैठने के लिए कोई टापू तलाश रहा था। वो सन्न गन्न मन से धीरे धीरे चलता हुआ लिफ्ट में चढ़ा और ग्राउंड फ्लोर की बटन दबा दी। नीचे आकर कार में बैठ गया। आज उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी, जैसे मीलों दौड़ कर आया हो। अब पाँवों ने जवाब दे दिया हो। फिर उसने स्टीयरिंग व्हील पर सिर रख लिया। विरक्त, मौन, शून्य, स्थिर सा काफ़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा। तभी उसका फ़ोन बजा। निकाल कर देखा, पापा का फ़ोन था। उसने फ़ोन बगल वाली सीट पर रख दिया, एक गहरी सांस ली और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर में गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। रास्ते में उसकी कोचिंग थी, वही कोचिंग, स्कूल के ठीक बगल वाली। आज भी वहाँ बच्चों की बड़ी भीड़ थी। अपनी कॉपियाँ निकाले, डर और सपनों की जुगलबंदी के बीच कुछ पढ़ते कुछ नोट करते हुए। तभी कोचिंग का गेट खुला और बच्चे सब्र तोड़कर एक दूसरे को कोहनी मारते, धक्के देते अंदर जाने लगे। अचानक उसे कोचिंग का गेट किसी दौड़ के ट्रैक में परिवर्तित होता दिखा, जिसके आगे बंधे लाल फीते को सब छू लेना चाहते हों। वो लाल फीता जो कहीं है ही नहीं, जिसे छूने के लिए खिलाड़ी बेदम होकर गिरने तक दौड़ता जाता है। तभी कोचिंग का गेट बंद हो गया। उसे लगा कि हमेशा दरवाजे खुलने से ही नहीं, कई बार उनके बंद होने से भी नए रास्ते खुलते हैं। शाम रात में ढलने लगी। आसमान पर ध्रुव तारा चमकने लगा था। उसने एक उड़ती सी नज़र सड़क पर डाली और गाड़ी घर की ओर न बढ़ाकर दूसरी तरफ मोड़ दी। उसके मोबाइल पर फिर से पापा की कॉल बज रही थी। अभी आप सुन रहे थे वर्तमान हिंदी साहित्य की एक प्रमुख लेखिका वंदना वाजपेयी जी की आत्मकथ्यात्मक या आत्मस्वीकारोक्ति की शैली में लिखी गई एक कहानी धुंधले उजाले। आशा करती हूँ कि कहानी आपके दिल में उतर गई होगी। अगर ऐसा है तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करिएगा, इसी तरह की उम्दा कहानियाँ सुनते रहने के लिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।